नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम आज की खास खबरों के साथ। राज्यपाल के रवैये से नाराज गहलोत ने लिखा राष्ट्रपति को खत। बीएसपी विधायकों के दल बदल वाली याचिका खारिज, गहलोत को बड़ी राहत। राहुल बोले चाहे राजनीतिक जीवन खत्म हो जाए पर चीन पर सच बोलूंगा। अवमानना की कार्रवाई के खिलाफ प्रशांत भूषण के पक्ष में उतरे पूर्व जज। हरियाणा सरकार ने दिए गांधी परिवार की संपत्तियों की जांच के आदेश। खास खबरों पर नजर डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए गहलोत सरकार की ओर से भेजे गए दूसरे प्रस्ताव को भी वापस लौटा दिया है। उन्होंने कुछ सवालों के साथ विवरण मांगा है। राज्यपाल ने प्रस्ताव वापस करते हुए लिखा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए विधायकों को 3 हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए। 31 जुलाई को सत्र बुलाने को उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस बताया है। इसके साथ ही उन्होंने गहलोत से पूछा है कि क्या वो विश्वास मत भी साबित करना चाहते हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक बयानों में इसका जिक्र कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल द्वारा लगातार 2 बार प्रस्ताव को वापस भेजे जाने से व्याकुल गहलोत ने राज्यपाल द्वारा भेजे गए पत्र को लव लेटर बताया है और राज्यपाल की कार्यप्रणाली को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी राज्यपाल की भूमिका पर बात की है। इससे पहले गहलोत ने विधायकों से कहा कि वो इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर लड़ेंगे और बीजेपी के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। इसके अलावा राज्यपाल कलराज मिश्र को 3 पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और अश्विनी कुमार ने पत्र लिखे हैं। पत्र में उन्होंने राज्यपाल से नियमों के हिसाब से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल कैबिनेट की सलाह को मानने को बाध्य हैं और अगर वो संवैधानिक नियमों से हटते हैं तो ये उनके द्वारा ली गई पद की शपथ की अनदेखी होगी और संवैधानिक संकट खड़ा कर सकती है। दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट में राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने की मांग वाली याचिका दायर कर दी गई है। वकील शांतनु पारेख के द्वारा दाखिल याचिका में केंद्र सरकार को पार्टी बनाया गया है। इससे पहले आज सुबह राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली थी। तो 3-4 बड़े डेवलपमेंट आज के दिन के राजस्थान में जो सत्ता संकट चल रहा है, सरकार का संकट चल रहा है, उसको लेकर पहली बात तो ये कि राज्यपाल ने दूसरी बार भी उनका प्रस्ताव वापस लौटा दिया है। स्पष्ट रूप से लग रहा है कि राज्यपाल को केंद्र से ऐसे निर्देश हैं कि अभी सत्र नहीं बुलाना है, गहलोत को अपना बहुमत साबित करने का मौका नहीं देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय पायलट को और बीजेपी को मिले कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का या अपने पास जो विधायक हैं उनको रोके रखने का। तो ये एक कहना चाहिए कि जो सत्ता को उलटने की रणनीति बीजेपी की है उसके हिसाब से ही राज्यपाल आगे गोटियां चल रहे हैं। अब दूसरा पक्ष ये है कि गहलोत सरकार राज्यपाल के इस टाल मटोल से निश्चित रूप से व्याकुल हैं, बेचैन हैं और डरे भी होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा समय निकलता जाएगा उतना ज़्यादा विधायकों में थोड़ा भय भी पैदा होगा और बीजेपी और पायलट के खेमे को विधायकों को तोड़ने का मौका मिलता जाएगा। इसलिए उन्होंने सारे मोर्चे खोल दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी फ़ोन कर दिया, उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी लिख दिया और अब देखिए कि राजस्थान हाई कोर्ट में गवर्नर के खिलाफ एक याचिका भी दायर कर दी गई है। ऊपर से 3 जो कांग्रेसी वकील भी हैं और विधि मंत्री रह चुके हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं केंद्र, उन्होंने भी खत लिख दिया। तो एक राज्यपाल पर एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों, बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस मामले को राजस्थान के अंदर तक सीमित रखा जाए, जबकि गहलोत उसका आकार बढ़ाते जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर का इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीजेपी को थोड़ा नैतिक संकट हो, थोड़ा इस धर्म संकट में वो थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करे और उनको मौका मिले और वो बहुमत साबित करके अपनी सरकार को फिर से गठित करने में कामयाब हो जाएं। और अब आगे बढ़ने के पहले एक निवेदन
कि अगर आप गोदी मीडिया से परेशान हैं, दुखी हैं और चाहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता फले फूले, तो उसके साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और भुगतान कीजिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बड़ी राहत मिली है। मदन दिलावर ने बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय करने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। दरअसल बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी द्वारा उनकी दायर याचिका पर कार्रवाई न किए जाने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका में पक्षकार बनने के लिए बीएसपी ने भी आज अपनी अर्जी दाखिल कर दी। बीएसपी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब मदन दिलावर की याचिका ही खारिज हो गई तो पार्टी के पक्षकार बनने की ज़रूरत क्या है। जब विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 6 विधायक चुने गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ये 2019 की बात है, सितंबर की। लेकिन अब 10 महीने बाद बीएसपी को अचानक से याद आया है कि वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। इससे पहले बीएसपी नेता सतीश चंद्र ने व्हिप जारी किया और कहा कि उनके 6 विधायक फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के खिलाफ वोट करें। खास बात यह है कि कांग्रेस में शामिल हो चुके विधायकों के लिए यह व्हिप है। हालांकि नियमों के अनुसार कम से कम 2/3 विधायक अगर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं होती है। और कई राज्यों में ऐसा होता आया है। बीते साल तेलंगाना में कांग्रेस के 18 में से 12 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर सत्तारूढ़ टीआरएस का दामन थाम लिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा और भी कई राज्यों में हुआ। फिर सवाल उठता है कि ये सब जानने के बाद भी बीएसपी का कोर्ट में जाना और व्हिप जारी करना क्या दिखाता है। क्या बीएसपी के विधायकों पर दबाव डालकर उनको तोड़ने की कोशिश है, या बीजेपी की टाइम बाय करने की, यानी समय और ज़्यादा हासिल करने की एक रणनीति का हिस्सा है। तो एक बात तो ये है कि जो बीजेपी ये दांव चल रही थी कि अगर ये बीएसपी के विधायकों की सदस्यता खारिज कर दे कोर्ट, तो गहलोत सरकार जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 102 विधायक हैं, उसमें से 6 घट जाएंगे और ये एक बड़ा फासला कम हो जाएगा, बड़ा नुकसान होगा गहलोत के दावे को, और बीजेपी के लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा कुछ और विधायकों को तोड़कर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में। तो एक खेल तो ये था जो अब पलट गया है। हालांकि बहुत मुमकिन है कि बीजेपी के विधायक या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को चुनौती दे या इस फैसले को चुनौती दे और इसको आगे खींचने की कोशिश करे। तो एक पक्ष ये है कि बीजेपी कोशिश कर रही है इन 6 विधायकों को कम करने की जो संख्या है कांग्रेस के पास अभी। दूसरा है कि बीएसपी उसके सुर में सुर मिला रही, उसके ताल में ताल मिला रही है। और बीएसपी का अब 10 महीने तक खामोश थे। आपको पता है कि जब आपके 6 के 6 विधायक एक साथ शामिल हो गए हैं तो दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। ये अब वो कांग्रेस के सदस्य माने जाएंगे और जो व्हिप जारी की है कांग्रेस ने वो उन पर भी लागू होगी। तो अब उसका कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन बीएसपी ने भी बीजेपी के साथ मिलकर जोर लगाने की कोशिश की। शायद ये सोचा हो कि बीजेपी को मदद करेंगे तो हमारे भी विधायक हमारे पास आ जाएंगे, या हमारी पार्टी टूटी है इसका हम बदला ले लेंगे। तो ये पूरा खेल जो बीएसपी और बीजेपी की जुगलबंदी हम लगातार पिछले 4-6 महीनों में बढ़ती हुई देख रहे हैं, वो राजस्थान में भी आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात है। फिलहाल तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है नहीं जाता है, वहाँ क्या होता है ये अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल अशोक गहलोत को जो एक झटका लग सकता था, कल तक तमाम न्यूज़ चैनल इसको झटका बता रहे थे, क्योंकि उनके कैलकुलेशन के हिसाब से और उनकी जो सोच है उसके हिसाब से ये गहलोत के लिए झटका था। लेकिन आज वो झटका खतरा टल गया है, इसलिए अशोक गहलोत ने राहत की सांस ली होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय ज़मीन पर कथित तौर पर
कब्जे करने वाले चीन को अब तक झूठ बोलने का आरोप लगाते रहे राहुल गांधी ने अब ऐसे लोगों को राष्ट्र विरोधी बताया है। यानी जो लोग ये कह रहे थे कि भारतीय ज़मीन पर चीन ने कब्ज़ा नहीं किया है, उनको राहुल गांधी ने कहा है कि वो राष्ट्र विरोधी हैं। राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये साफ तौर पर कहा है कि चीनियों ने भारतीय भूमि पर कब्ज़ा कर लिया है और इस सच्चाई को छिपाना व उन्हें इसे वापस लेने की अनुमति न देना राष्ट्र विरोधी है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में जो लोग झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि चीनी भारत में नहीं घुसे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो देशभक्त नहीं हैं। वीडियो जारी कर राहुल गांधी ने कहा कि वो इसको लेकर सच बोलते रहेंगे, चाहे उनका राजनीतिक करियर समाप्त ही न हो जाए। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल साफ हो गया है कि चीनी हमारे इलाके में घुस गए हैं। वो कहते हैं कि ये बात मुझे परेशान करती है, इससे मेरा खून खौलने लगता है। कैसे एक दूसरा देश हमारे इलाके में घुस आया। आप एक राजनीतिज्ञ के तौर पर चाहते हैं कि मैं चुप रहूं और अपने लोगों से झूठ बोलूं, जबकि मैं निश्चित रूप से जान गया हूं। मैंने उपग्रह की तस्वीरें देखी हैं, मैंने पूर्व सैन्य कर्मियों से बात की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं कि चीनी इस देश में नहीं घुसे हैं, मैं झूठ नहीं बोलने वाला। राहुल कहते हैं कि चीनी घुसपैठ का यह मुद्दा वे उठाते रहेंगे, भले ही उनका भविष्य डूब जाए, राजनीतिक जीवन खत्म हो जाए, वे इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। तो राहुल गांधी ने एक तरह से संकल्प ले लिया है, प्रण ले लिया है कि जो चीनी घुसपैठ हुई है, चीन ने कब्जा किया है हमारी भूमि पर, उसके मुद्दे को जो भारत सरकार पर्दा डाल रही है, लगातार छिपा रही है, उस बारे में तथ्य सामने नहीं रख रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसको वो लगातार इसको बेनकाब करने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर राहुल गांधी ऐसा करेंगे तो उनको राजनीतिक नुकसान हो सकता है। केंद्र सरकार पर इस तरह से हमले से ये मैसेज जा सकता है कि वो चीन के इस उपद्रवकारी हरकत पर भारत सरकार के साथ नहीं खड़े हैं, भारत का सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये आक्षेप उन पर बल्कि बीजेपी सरकार द्वारा लगातार लगाए भी जा रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको इस ढंग से देखते हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि मैंने सारी चीज़ें पड़ताल कर ली है, देख ली है और उसके बाद मैंने तय किया है कि मैं तो सच बोलूँगा, भले ही मुझे इसका राजनीतिक खामियाजा क्यों ना उठाना पड़े, तो ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि सच बोलने का जोखिम बहुत कम राजनेता उठा रहे हैं। वो अपने राजनीतिक स्वार्थों को सबसे ऊपर रखते हैं और बाद में दूसरी चीज़ों को। तो यहाँ अगर राहुल गांधी ये उठा रहे हैं मुद्दा को, तो ये अच्छी बात है और इस मामले में बेहतर होगा कि केंद्र सरकार थोड़ा पारदर्शिता बरते, स्वीकार करे जो सच्चाई है और जनता के सामने, लोगों के सामने, देश के सामने रखे और नहीं छिपाती है। अगर नहीं दिखाती है और छिपाती है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये देशभक्ति वाली हरकत तो नहीं ही है, ये देशभक्ति नहीं हो सकती। देशद्रोह थोड़ा ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि कई बार सरकारें न चाहते हुए भी ऐसे मामलों में फंस जाती हैं कि वो खुलकर उसका विरोध नहीं कर पाती हैं या तुरंत उसका माकूल जवाब नहीं दे पाती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि देश के साथ सच छुपाए जाना देशभक्ति कतई नहीं हो सकता है। अब अगली खबर का रुख करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी राय, अपनी टिप्पणियाँ, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराते चल रहे होंगे। मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अधिवक्ता प्रशांत भूषण के साथ एकजुटता दिखाते हुए पूर्व न्यायाधीश, पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजदूतों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया है। 131 हस्ताक्षर वाले बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करना आलोचना का गला दबाने की तरह है। बयान में कहा गया है कि ज़्यादातर लोकतंत्र जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन ने आपराधिक अवमानना की अवधारणा को काफ़ी सीमित कर दिया है, जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि न्यायपालिका की आलोचना को अवमानना की शक्ति के उपयोग से दबाना नहीं चाहिए। बता दें कि पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को नोटिस जारी किया था। उनसे पूछा था कि वो इस बात का कारण बताएं कि न्यायपालिका के खिलाफ उनके ट्वीट करने पर उनके खिलाफ
अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मालूम हो कि भूषण ने ट्वीट किया था, जब भविष्य के इतिहासकार पिछले 6 वर्षों को देखेंगे कि औपचारिक आपातकाल के बिना भी भारत में लोकतंत्र कैसे नष्ट कर दिया गया है, तो वे विशेष रूप से इस विनाश में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को चिन्हित करेंगे और विशेष रूप से अंतिम 4 प्रधान न्यायाधीशों की भूमिका को। उनका दूसरा ट्वीट मुख्य न्यायाधीश को लेकर था, जिसमें एक तस्वीर में वो नागपुर के एक विधायक की हार्ले डेविडसन सुपर बाइक पर बैठे हुए थे। ये ट्वीट 29 जून को पोस्ट किया गया था। इस ट्वीट में भूषण ने कहा था कि ऐसे समय में जब नागरिकों को न्याय तक पहुंचने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन मोड पे रखते हैं, चीफ जस्टिस ने हेलमेट या फेस मास्क नहीं पहना है। तो ये आलोचना को बर्दाश्त ना करना ये सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है इस हिंदुस्तान का और उसकी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा छोटी छोटी चीज़ों से नहीं गिरती है अगर तो जजों के व्यवहार से गिरती है, जजों की असहिष्णुता से गिरती है। अगर वो इन मामलों को इतना बड़ा इशू बनाते हैं अपनी निजी खुन्नस के चलते या किसी झूठी याचिका के आधार पर, या ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट पर अगर कोई सरकारी दबाव है, सरकारी प्रभाव है, उसके असर में अगर ये हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अवमानना के कानून के बारे में बहुत बहस होती रही है, लगातार बहस होती रही है और ये माना जाता है कि इस कानून का बहुत ही लिमिटेड इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही सीमित इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसको हर जगह ये जो डिसेंट है, असहमति को दबाने की कोशिश के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस प्रशांत भूषण मामले में बहुत सारे लोगों को लग रहा है, जैसा कि आपने देखा कि देश के जाने माने जो पूर्व न्यायाधीश हैं वो इस पर प्रशांत भूषण के साथ हैं, पूर्व अधिकारी साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, तो एक बहुत बड़ी जमात है जो प्रशांत भूषण के साथ खड़ी है। और क्यों ना खड़ी हो, प्रशांत भूषण हमेशा ऐसे मुद्दों को, ऐसे मुकदमों को लड़ते रहे हैं जिनका ताल्लुक देश के आम आवाम से रहा है, दलितों से रहा है, आदिवासियों से रहा है, अल्पसंख्यकों से रहा है, दबे कुचले लोगों से रहा है। और वो ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ते रहे जो धनबल से समृद्ध हैं, सत्ता बल का दुरुपयोग करते रहे हैं। तो उनकी एक छवि है और उनके लड़ाइयाँ लड़ने का अपना एक तरीका है। कई बार वो बहुत एग्रेसिव भी हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसे जजों, ऐसे वकीलों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनको इस तरह से मुकदमे में घसीट कर उनको परेशान करना, उनको डर पैदा करना और दूसरे जो वकील हैं उनको भी आतंकित करना कि हम अवमानना कानून का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए हमारी आलोचना न करें आप, हमारे व्यवहार की, सार्वजनिक व्यवहार की, हार्ले डेविडसन पे बैठकर विधायक की वो फ़ोटो खिंचाने को लेकर आप टिप्पणी ना करें। अगर सुप्रीम कोर्ट मज़दूरों के मामले की सुनवाई टाल रहा है, नहीं कर रहा है, धारा 370 का मामला पेंडिंग रखा हुआ है, तो इस सबको आप अनदेखा करें, चुप रहें, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। तो ये एक गलत रवैया है सुप्रीम कोर्ट का जो बदलना चाहिए और ये लगातार बिगड़ता जा रहा है। पिछले 6 सालों में सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था बहुत ही सारे प्रश्नों के घेरे में आ गई और इसके लिए निश्चित रूप से वहाँ बैठे जज जिम्मेदार हैं। आखिरी खबर लेते हैं आज की। हरियाणा की बीजेपी सरकार द्वारा राज्य में गांधी नेहरू परिवार द्वारा कथित रूप से जब्त की गई संपत्तियों की जांच के आदेश देने के बाद ये सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है कि क्या गांधी नेहरू परिवार बीजेपी शासित केंद्र, राज्य और राज्य सरकारों के निशाने पर है। हरियाणा सरकार ने अपने विभागों से कहा है कि वे इस संबंध में जांच शुरू करें और गांधी नेहरू परिवार की संपत्तियों की सूची तैयार करें। हरियाणा में हर बार विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की ज़मीनों का मामला उछाला जाता है, लेकिन कट्टर सरकार आज तक वाड्रा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बहुमत के लिए दूसरी पार्टियों के विधायकों पर डोरे डाल रही बीजेपी ने सोनीपत ज़िले की बरौदा सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए कहीं ये दांव तो नहीं खेला है। जो भी हो, लेकिन हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा की ज़मीनों को लेकर बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे तमाम आरोप राजनीतिक बयानबाजी तक ही सिमटे रह गए हैं।
राजस्थान में 2018 नवंबर तक बीजेपी की सरकार रहने के दौरान भी रॉबर्ट वाड्रा की ज़मीनों के मामले को लेकर तमाम खबरें आती रही, लेकिन वहाँ की सरकार ने इस मामले में सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की है। इसके अलावा इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा से कहा था कि वो नई दिल्ली में उन्हें मिला सरकारी बंगला 1 अगस्त तक खाली कर दें। पिछले साल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका की एसपीजी सुरक्षा भी वापस ले ली गई थी। गांधी नेहरू परिवार के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के ठिकानों पर हाल में छापेमारी। कैबिनेट कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह वगैरह वगैरह के खिलाफ जांच एजेंसियां समय पर छापा छापी करती रही हैं और ये एक रूटीन बन गया है। लेकिन बहुत साफ है, 6 साल से केंद्र में मोदी की सरकार है, 6 साल से लगभग हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। इन 6 सालों में क्या आप तो उससे 2014 के इलेक्शन में इस तरह के नारे लगाते थे ना, ये तो दामाद की सरकार है, तो दामाद की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जांच क्यों नहीं हुई? ये जब चुनाव कहीं आते हैं, कहीं किसी पर दबाव डालना होता है, किसी को परेशान करना होता है, तब ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। इसकी टाइमिंग देखिए आप। अब चूँकि गांधी परिवार लगातार अटैक कर रहा है मोदी पर, योगी पर, बीजेपी पर, तो अब उनको निशाना बनाया जा रहा है। एक एक करके नई नई चीज़ें उखाड़ी जा रही हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कहीं कोई गफलत नहीं होनी चाहिए कि ये पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, राजनीतिक रूप से धमकाने की कार्रवाई है। क्योंकि अगर आपको कुछ करना होता तो ये 6 साल का अरसा बहुत होता है। आपने एक भी मामले को अदालत तक नहीं पहुंचाया या उसमें आगे कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए कि जो 2014 के पहले पिछली सरकार के जो बहुत सारे मामले आपकी नज़र में करप्शन के थे, उनमें क्या कार्रवाई हुई है? तो पूरी तरह से मोदी सरकार हो, खट्टर सरकार हो, योगी सरकार हो, बीजेपी की सरकारें हों, ये एक संगठित प्रयास है कि कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, नेहरू गांधी परिवार को टारगेट करो, उनको परेशान करो ताकि वो विरोध करना छोड़ दें, वो असहमति प्रकट करना बंद कर दें और उनको राजनीतिक रूप से ख़त्म करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं रह जाता है। और अब बुलेटिन ख़त्म करने से पहले आज की कोरोना से संबंधित नवीनतम जानकारी आपको दे दें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि भारत में कोरोना मामलों से जुड़ी जानकारी देने में तमाम राज्य बहुत फिसट दिए हैं। अध्ययन में बताया गया कि कर्नाटक ने कोविड-19 डेटा रिपोर्टिंग में अच्छा काम किया है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश का इस मामले में देश में सबसे खराब स्थान है। शोधकर्ताओं के अनुसार भारत में कोरोना रिपोर्टिंग की गुणवत्ता केवल 0.26 थी, जो कि एक बहुत ही ख़राब रिपोर्टिंग है। तो कोरोना की रिपोर्टिंग राज्य सरकारों ने बहुत ख़राब की है, आंकड़े छुपाए हैं, आंकड़े दबाए हैं, टेस्टिंग के गलत फर्जी आंकड़े दिखाए हैं। तो हर स्तर पर गड़बड़ी की है और ख़ास तौर से बिहार और जो उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्य तो अपनी इस काम के लिए बदनाम हो चुके हैं और इन्होंने अपने राज्य की जनता के साथ बहुत ही धोखाधड़ी की है। उनका ना तो इलाज, उनका ना सही ढंग से कोरोना का ट्रीटमेंट है, ना व्यवस्था है, ना जांच हो रही है। तो तमाम तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के माथे पर एक कलंक का टीका लगा हुआ है जो कोरोना ने लगाया है और उनके अपने व्यवहार की तरह से की वजह से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत में 14 लाख से अधिक हुए कोरोना संक्रमण के मामले। देश में 24 घंटे में करीब 50,000 नए मामले आ गए हैं। चीन में 61 नए मामले आए हैं। अप्रैल के बाद से ये फिर से एक नया उछाल आया है। दुनिया में 1,62,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और अगर आप में से कुछ लोगों ने या किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो satyhindi.com को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।